हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उनके साथ में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो उस इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए आप। सबसे मजे की बात थी कि जिस समय हम वहाँ गए इंटरव्यू के लिए और पहले अंदर बैठे तो योगी जी बोले अरे मौसम अच्छा हो रहा है, चलो बाहर करते हैं। अच्छा। जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया तो पहले सवाल में उनके नाम को लेते हुए मैं थोड़ा अटक गया था बस। अच्छा, नाम को लेते हुए अटक गए आप योगी जी के सामने। और बाकी तो ये जो आप बात बता रहे हैं जैसे 2019 की, जब आपने YouTube पे अपनी जर्नी शुरू की, उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, तो स्ट्रगल तो रहा होगा उस समय थोड़ा। एक गांव से अपने एक दोस्त को पकड़ के लाया था, कैमरा सिखाया उसे। तो फोटो खींचने आते हैं कि तो बस तो ऐसे ही कैमरा चलता है। अच्छा। बस फंक्शन ही तो है उसमें सिखाना। हाँ। मैंने उसको फंक्शन सिखाए। मैंने उसको बता दिया कि जैसे फोटो खींचते हैं ऐसे कैमरा पकड़ना है। गांव में एक सोच होती है कि लड़का 12 पढ़ जाएगा तो फौज की नौकरी में लग जाएगा। और स्पेशली ये जाटों में तो बहुत रुतबा रहता है जी इस चीज का। तो उस समय तैयारी की बड़ी अच्छी। तो इधर CISF का एग्जाम वगैरह हुआ और उसमें कुछ नंबर से मैं रह गया था उसमें, CISF में। नमस्कार जी, स्वागत है आपका विशाल की बैठक में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खबर इंडिया न्यूज चैनल के मालिक सुशील जी, तो आज उनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार। कैसे हैं भैया आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। और कैसा रहा आपका ऑफिस से यहाँ तक का सफर? सफर अच्छा था। थोड़ा सा रास्ते में आया तो थोड़ा सा पैनिक था। अच्छा। कि जब मैं निकला तो सोच के चला था कि मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बाद में लगा यार हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊं। बाद में जब लेट हुआ तो मैं सोचा सूचना करने के लिए फोन कर दूं। और जब मैं फोन करने लगा तो फोन रिसीव नहीं हुआ। मुझे लगा कि विशाल ने गोली दे दी। असल में भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज के लिए। असल में भैया जी आ रहे थे और मेरा फोन साइलेंट पे लगा हुआ था किसी कारणवश, और तो जिस वजह से मैं फोन नहीं उठा पाया। और भाई मैंने देखा एकदम 5 मिनट कॉल, मैंने भैया आ गए हो, जल्दी से फोन भैया को फोन किया। तो भैया सबसे पहले शुरू करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका एक परिचय। मेरा परिचय, मैं सुशील चौधरी छोटे से एक गांव से आता हूं, किसान फैमिली से हूं। और यहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी रही मेरी। और मेरी स्कूलिंग भी यूपी बोर्ड से है और मथुरा का रहने वाला हूं। शंकरगढ़ी मेरा गांव है और छोटा सा गांव है। और गांव के जो इन्वायरमेंट रहता है उसी में मैं पला बड़ा। और करीब मैं ग्रेजुएशन वहाँ से, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वहाँ से मैं दिल्ली की तरफ कूच किया। अच्छा। और गांव में तो आप जानते ही हैं कि घर भी होते हैं तो 1 मंजिल 2 मंजिल होते हैं। और जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो उस समय मैंने देखा 2003 में मैं दिल्ली आया था पहली बार। तो किसी के साथ आया था सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए। जब मैंने देखा कि यार इतनी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी होती हैं। अच्छा। तो मैं देख करके हैरान था कि इतने बड़े घर क्या करते होंगे। क्योंकि उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे। क्योंकि आज तो हम दुबई को भी यहाँ बैठ के देख सकते हैं, अमेरिका को भी बैठ के देख सकते हैं। उस समय गांव में सिर्फ एक टीवी का माध्यम था, वो भी अपने घर पे नहीं थी टीवी, वो भी दूरदर्शन ही आता होगा। दूरदर्शन भी आता था उसमें, फिर वो बिजली वाला भी सिस्टम रहता था। उस समय तो मेरे ख्याल से 2 घंटे बिजली आती थी, अब तो 24 घंटे बिजली भी है। और हाथों में स्मार्टफोन है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आधुनिक समय में हम अब जी रहे हैं, तो सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। मैं आपसे इस चीज़ पे आना चाहूँगा कि आपने अभी न्यूज़ चैनल का जो चल रहा है उससे पहले का क्या बैकग्राउंड रहा, आप क्या काम वगैरह करते थे, कैसा क्या रहा? हाँ, मैं वही थोड़ा सा अपने बारे में बताने के बाद मैं उधर ही आता हूँ जी। कि जब मैं दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी तो फिर सोचने लगा कि यार कभी हम इस जगह आकर के अपना काम भी कर सकते हैं या नौकरी भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से 2-3 दिन घूम के अपना वापस चले गए। तो वहाँ गांव में जाने के बाद ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे कि वही अपना घर में रहना, स्कूल जाना, ट्यूशन पढ़ना, फिर भैंसों का जो पशुओं का काम है वो काम करना माता जी के साथ, क्योंकि हम 2 भाई हैं और माता जी और पिताजी, तो 4 सदस्य थे। तो बड़ा भाई मैं ही था, छोटा भाई है, उस पर अपना माँ बाप का भी लाड अच्छा रहता है और फिर भाई के नाते मेरा भी रहता है। तो काम काज में जो था थोड़ा बहुत माता जी के साथ हाथ बांटने का काम मैं करता था वहाँ पर। अब उसके बाद जब
पढ़ाई पूरी हो गई तो सोचा कि यार कुछ किया जाए। तो गांव में एक सोच होती है कि लड़का 12 पढ़ जाएगा तो फौज की नौकरी में लग जाएगा। और स्पेशली ये जाटों में तो बहुत रुतबा रहता है जी इस चीज का। हाँ, तो वो 12 पढ़ ली तो तैयारी हुई अपना सुबह। अब आज की सुबह मेरी 8 बजे होती है। अच्छा। 7 और 8 के बाद होती है। और उस समय मेरी सुबह 3:30 बजे हो जाती थी। 3:30 बजे आप जग जाते थे? अच्छा। 3:30 बजे सुबह हो जाती थी। अगर किसी दिन लेट भी हो जाता था तो जो हमारे सहयोगी थे तो वो आके जगाते थे। अच्छा। तो आवाज लगा के सुशील चलो। अच्छा। तो सुबह सुबह हम जगते थे। फिर रनिंग के लिए अपने पास कोई स्टेडियम नहीं था, ना कोई ग्राउंड था, तो जो सड़क थी अपनी जिसपे डेली रोजमर्रा अपना आना जाना होता था, तो उस पे करीब डेली का 5-6 किलोमीटर रनिंग करनी वहां पर। अब डेली 5-6 किलोमीटर रनिंग है? तो मतलब आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उस समय तैयारी की बड़ी अच्छी। तो इधर CISF का एग्जाम वगैरह हुआ और उसमें कुछ नंबर से मैं रह गया था उसमें। CISF में आर्मी की रनिंग करके मैं आगरा BRO पे दौड़ करके आया। तो वहाँ पे भी एग्जाम में थोड़ा सा रह गया क्योंकि पढ़ने में गांव के लोग थोड़े कमजोर तो होते ही है। शरीर से मजबूत होते हैं लेकिन। हाँ, फिजिकल अच्छा था। अभी थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया तो इसलिए थोड़ा वेट भी बढ़ गया है। उस समय तो बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम हुआ करते थे। उसके बाद जब हम दिल्ली आए तो सोचा कि अब सरकारी नौकरी तो देखते रहेंगे, साथ में अब अपना कुछ सीख लेते हैं। तो मैंने फिर मॉडर्न टाइम के हिसाब से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का 1 साल का डिप्लोमा करने के लिए मैंने विचार किया। अच्छा। तो यहाँ 1 साल का डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद स्टार्टिंग मेरी न्यूज़ चैनल से हुई। अच्छा। TV 100 में मैंने इंटर्नशिप की और वहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद वहीं पे 1 साल नौकरी भी की। फिर जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में मैं नौकरी करता रहा, स्ट्रगल लाइफ जीता रहा। अच्छा। फिर थोड़ा सा समय बदला तो लगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सोशल मीडिया के बारे में पढ़ा, एक जगह नौकरी की एजुकेशन सेक्टर में अड्डा 24/7 में करीब मैंने 1 साल नौकरी की। अड्डा 24/7 में? हाँ। अब तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है वो पढ़ाई की। अब तो बड़ा एम्पायर है। अभी मैं मिल के आया था उनके फाउंडर से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इसको पेड़ को लगाने वाले लोग आप ही हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ये बोला। तो फिर आज जिस जगह उस समय में वहाँ पे था तो करीब उनके रहे होंगे 200 के आसपास का एम्प्लॉय था, मतलब ओवरऑल मैन हेड ऑफिस और ये सब में। और स्टूडियो में हमारे करीब ऐसे होते थे करीब 50-60 लोग। अच्छा। आज उनका 2,500 से 3,000 लोगों का स्टाफ है। 2,500 से 3,000 लोगों का स्टाफ है उनका। और जो कॉर्पोरेट कहते हैं ना, वो वाला फील इन्वायरमेंट उस ऑफिस के अंदर है। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके ऑफिस में घूमने के बाद। अच्छा। 150 स्टूडियो है उनके। 150 स्टूडियो? यस। तो मतलब जो बच्चों को वहां से ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, कोर्स बनते हैं उसके लिए। अच्छा। तो वहां से मैंने डिजिटल और यूट्यूब का एक मूड था वो सीखा। अच्छा। उसके बाद फिर अपना इधर थोड़ा सा पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था। पॉलिटिक्स में? तो हाँ, तो 2019 का इलेक्शन था। तो उस समय हम सोचे कि अब क्या किया जाए। तो फिर अपना YouTube चैनल चलाया और वहाँ से फिर पॉलिटिक्स में इंटरव्यू वगैरह करते करते हम पूरा यूपी घूमे, हिमाचल, उत्तराखंड। अच्छा। राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद कलकत्ता के बंगाल के चुनाव हुए तो बंगाल गए, बिहार। अच्छा। तो मतलब फिर हर राज्यों में घूमने का मौका भी मिला और काम भी किया। कुल मिला के देश तो आपने घूम लिया है। हाँ, कुछ क्षेत्र बचा है उसमें अभी घूमने की तमन्ना है। सही है। तो जैसे भैया आपने बताया कि आपका विचार बना कि भाई YouTube पे एक न्यूज़ चैनल बनाते हैं और उस पे अपना न्यूज़ करा करेंगे। तो मतलब एक होती है कि भाई ये विचार आया कहाँ से कि मेरे को न्यूज़ में ही जाना है वाली बात जो थी? न्यूज़ का तो ऐसा था कि शौक था आपको? शौक ये था कि पॉलिटिकल था अपने आप को, मूड ऐसा था कि जो राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला मूड था, क्योंकि न्यूज़ चैनलों में काम किया, राजनीति सेक्टर में काम ज्यादा रहा, तो अपना लोगों से भी मिलना जुलना ऐसे ही लोगों से रहा। फिर अच्छा। जो राजनेता टाइप के लोग हैं उनसे ज्यादा उनके साथ बैठना उठना रहा। तो राजनीति का इतना चस्का था। तो फिर वो शौक पूरा करने के लिए मैं यूट्यूब पे आ गया। वो सोच भी डेवलप होती गई। शौक पूरा करने के लिए मैं
धीरे धीरे करता गया, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता था। फिर उसके बाद लगा कि यार कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा। तो वो एक दौर था, मोमेंट था लोगों की पब्लिक रिएक्शन लेना कि 2019 में किसकी सरकार बननी चाहिए। तो उस तरीके से फिर मैं पूरे यूपी भ्रमण पर निकल गया। तो ये जो आप बात बता रहे हैं जैसे 2019 की, जब आपने यूट्यूब पे अपनी जर्नी शुरू की, तो उस समय तो मुझे लगता है आपके पास जितना आज इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा न्यूज़ रूम है, सारी चीज़ें हैं, उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, तो स्ट्रगल तो रहा होगा उस समय थोड़ा। उस समय मजे की बात ये थी कि अपने पास ना तो कोई स्टाफ था, एक गांव से अपने एक दोस्त को पकड़ के लाया था, कैमरा सिखाया उसे। अच्छा। तो वो कह रहा कि मैं कैमरा कैसे सीख जाऊंगा। तो देखो काम करने का जज्बा होना चाहिए। और अगर कुछ नहीं भी आता है ना तो सिखाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। जब वो आया मेरे साथ तो उससे मैंने बोला कि तुझे कैमरा तो आता ही नहीं होगा। बोला कि नहीं। मैं मोबाइल चलाना आता है। बोला कि हाँ। तो फोटो खींचने आते हैं कि हाँ। तो बस तो ऐसे ही कैमरा चलता है। अच्छा। बस फंक्शन ही तो है उसमें सिखाना। मैंने उसको फंक्शन सिखाए। मैंने उसको बता दिया कि जैसे फोटो खींचते हैं ऐसे कैमरा पकड़ना है। अच्छा। बस उसको वहीं से शुरुआत कर दी। 1-2 दिन थोड़ी तकलीफ हुई, वो बढ़िया कैमरा चलाने लगा। अच्छा। और साथ में उस समय अपने पास व्हीकल भी कुछ ऐसा नहीं था, तो बुलेट थी। बुलेट तो बुलेट से हम पहले ट्रिप में 15 दिन का ट्रिप था, उसमें करीब 2700 किलोमीटर हम बुलेट से पूरा यूपी का सफर कर, मतलब बस घर से तय कर लिया कि अब यूट्यूब पे भाई न्यूज़ चैनल चलाना है और कुछ नहीं है। एक दोस्त है उसको पकड़ा है कि भाई करना है तो करना है वाली बात थी। तो ये जज्बा जो था आपका है, ऐसा जज्बा भाई और लोगों में भी होना चाहिए जिन्हें जीवन में कुछ करना है। ये ना सोचें कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, बस जज्बा हो तो निकल जाओ। बस वही था, निकल गए। 2500 किलोमीटर बाइक चली। और साथ में लैपटॉप वगैरह कैरी करते थे। इंटरनेट की सुविधा तो थोड़ी ठीक हो गई थी, बेहतर हो गई थी। तो जहाँ रुकते थे देखते थे कि इंटरनेट कैसा चल रहा है, वहीं रात को वीडियो एडिट करना। अच्छा। रात को 1 बजे तक वीडियो एडिट करते थे, फिर अपना बाइक लिया, लैपटॉप पे अपना वीडियो अपलोड कर दी रात में ही। अच्छा। और निकल गए बाइक पे। शेड्यूल सेट किए हुए थे हमें, दिन में 3 वीडियो लगाना है। एक सुबह 7 बजे की होटल से लगानी, दिन की दोपहर की है जब कहीं हम शूट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तब लगा देनी, 7 बजे शाम को 7 बजे फिर वो लगा देनी। ऐसे ही चलते चलते कहीं भी इंटरनेट की स्पीड देगी, अपलोड किया, लगा। लेकिन इस दरमियान भैया जैसे आपने ये सारी बातें बताई कि भाई 2700 किलोमीटर बाइक लेके चलना, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रही आपके साथ में फिर उस चीज़ में? वो तो सब चीज़ें आती हैं, कठिनाई भी आती हैं, उनसे ऐसी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे लोग भी होने चाहिए, जब कठिनाई तुम्हारे ऊपर आ रही हो तो साथ में लोग खड़े हों। साथ में लोग खड़े हों। मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। अच्छा। कभी भी जरूरत पड़ी, आज भी। अच्छा। कई बार आज भी होता है। अच्छा। किसी महीने तनख्वाह देनी होती है, कम होती है, तो छोटे वाला भाई साथ में रहता है। अच्छा। तो वो हेल्प करता है, पैसे देता है। तो मैं आज भी वेतन देता हूँ टाइम पे। तो मतलब ये है कि मैं सोचा है कि मुझे भाई ये काम करना है तो करना है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए कि भैया ने मैं लोगों को बता दूं कि भैया के लगभग 2 मिलियन से ऊपर न्यूज़ चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं तो उन पे भी लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। और भैया का इतना बड़ा नाम है आज न्यूज़ इंडस्ट्री में, है ना। तो भैया अभी मैं जानना चाह रहा हूँ अपना अगला क्वेश्चन कि आप न्यूज़ लाइन में तो काम कर ही रहे हैं, जगह जगह आपका जाना भी होता है, तो मतलब आप कुछ न्यूज़ लाइन के कुछ डार्क सीक्रेट्स कुछ ऐसा भी होता है वो बता सकते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? सीक्रेट तो न्यूज़ का कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सीक्रेट तो वही है जब टेलीविजन पर चल रहा है वही आपके सामने है। अच्छा। बस इसमें यही है कि कुछ स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। स्टिंग ऑपरेशंस मीडिया की लाइन में होता है। जनता के लिए वो एक खुलासा होता है। अच्छा। कि कोई बंद कमरे के अंदर कोई मीटिंग चल रही है, किसी के साथ साजिश रची जा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, वो टेलीविजन के माध्यम से वो तो देश की जनता के सामने ये स्टिंग ऑपरेशन जैसे आप लोग करते हो, तो इसमें तो भैया आपकी जान को भी खतरा होता होगा कभी कभी? हाँ, ये तो होता है मीडिया इंडस्ट्री में, तो ये तो मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा पर ये है कि स्टिंग ऑपरेशन हम लोग नहीं करते। अच्छा, आप लोग नहीं करते? हाँ, पर हाँ ये एक पार्ट है कि किसी चीज का कोई बड़ा कोई गेम हो रहा हो क्या, या कोई बड़ी चीज चल रही हो, उस घटना के बारे में उस चीज को बाहर लेके आना, तो वही एक चीज होती है। भैया जैसे कि आप डिजिटल मीडिया में हैं और ये टीवी न्यूज़ भी होते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर माना जाए?
अंतर थोड़ा सा मानता हूँ मैं, ज्यादा नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि अगर आप कहीं टूर पे हैं या कहीं ट्रैवल में हैं, कोई आपको पता चले कि कोई बड़ी घटना हुई है, तो टेलीविजन भी देखते हो तो आप मोबाइल में देखते हो। हाँ, आज के जमाने में तो मोबाइल में टाइम में ये है, क्योंकि यूजर्स है ना, अब मोबाइल यूजर्स ज्यादा है, तो टेलीविजन भी देखते हैं तो मोबाइल पे ही देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप मोबाइल से ही सारी चीजें देखते हैं, तो टेलीविजन, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे भी हम, अच्छा, तो हमें और टेलीविजन में थोड़ा सा अंतर ये है कि वो जो खबरें देते हैं वो खबर देते हैं, हमारे पास स्पेस बहुत होता है। अच्छा, हम कुछ भी खबरें चला सकते हैं, कितनी भी चला सकते हैं। उनके पास लिमिटेड है, 24 घंटे में उतना घंटे चलाना ही। आपके पास लिबर्टी ज्यादा है। हाँ, तो हमारे पास ये है कि हमारे पास स्पेस है, हम दिन में 10 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी वीडियो, और दिन में एक भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं जो ऑडियंस तक अच्छी पहुंचे, और अच्छी खबर हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो भैया जैसे कि मैंने आपका न्यूज़ चैनल में देखता रहता हूँ, हमेशा फॉलो करता रहता हूँ, मैं आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने आपका एक, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, उनके साथ में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। तो उस इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए आप। इंटरव्यू का तो ऐसा था कि चुनाव का दौर था, हाँ, और सोशल मीडिया की कॉल थी कि कुछ लोगों को इंटरव्यू मुख्यमंत्री जी का होगा। तो उस कॉल में हमारा भी नंबर था, क्योंकि हम भी प्रयास कर रहे थे। 4-6 जगह लोगों से बोला हुआ था हमने कि भाई हमारा भी इंटरव्यू करवा दीजिएगा। अच्छा। तो टेलीविजन के हुए थे उसी दौरान। उसके बाद उनके पास समय मिला थोड़ा सा, तो उसी कॉल पे हमें भी मिला। तो सबसे मजे की बात थी कि जिस समय हम वहाँ गए इंटरव्यू के लिए, तो हम अपनी टीम के साथ गए थे, और पहले अंदर बैठे तो योगी जी बोले, अरे मौसम अच्छा हो रहा है, चलो बाहर करते हैं। अच्छा। तो गार्डन में आ गए। गार्डन में आने के बाद जब इंटरव्यू शुरू हुआ था हमारा, तो उस समय का थोड़ी सी था कि बिग पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा नर्वस तो था मैं भी। और जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया, तो पहले सवाल में उनके नाम को लेते हुए मैं थोड़ा अटक गया था बस। अच्छा, नाम को लेते हुए अटक गए आप योगी जी के सामने? और बाकी कुछ नहीं था। और बाकी बहुत अच्छा शानदार इंटरव्यू रहा, और जिस तरीके का रिस्पांस था उसका वही इम्पैक्ट भी दिखा। अच्छा, तो आपको मतलब जैसे आप तो उनसे मिले हुए, भाई बहुत बड़े आदमी हैं वो, हम तो क्या ही मिल पाए, अभी मिल ही नहीं पाए। तो आप जैसे उनसे मिले हो, तो आपको कैसा लगा कि वो कैसे व्यक्ति हैं? हंसमुख हैं, ज़्यादा सीरियस हैं, या क्या भाव है उनका? वो वक्त वक्त पे है। अच्छा। अगर इको फ्रेंडली में बैठे हैं, मतलब 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, ऑफिशियल बात चल रही है, तो ऑफिस वाले मूड में रहते हैं। अच्छा। अगर जैसे हमारी एक बार और मीटिंग हुई थी, उस समय कुछ काम को लेकर के बातचीत हो रही थी कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उस समय उस अलग मूड में थे। अच्छा। मतलब उनका पर्सन टू पर्सन और व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार बहुत अच्छा है। जैसे लोग कहते हैं ना, कड़क मुख्यमंत्री हैं। हाँ। मुख्यमंत्री कड़क भी हैं, और जितने कड़क हैं उतने सॉफ्ट भी हैं। अच्छा। हाँ, प्यार दुलार भी बहुत अच्छा करते हैं। अरे बहुत बढ़िया बात है ये तो भैया जैसे आप जगह जगह जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आपकी टीम भी जाती है ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं और किसी बात को लेके ज़्यादा वाद विवाद बढ़ गया और इसमें झगड़े की गुंजाइश आ गई, ऐसा कभी एक्सपीरियंस कुछ रहा है? नहीं, होता है, परंतु क्या है कि यही स्मार्टनेस है जी। एक रिपोर्टर की, यही स्मार्टनेस है कि किसी बात को लेकर के अगर 2 पक्ष आपस में बढ़ जाते हैं जी, तो उसको वहीं पर शांत करके अपना कार्यक्रम किया और वहीं से शांत करके अपना निकल जाना। वही स्मार्टनेस होती है। होता है कई बार, क्योंकि जो 2 पक्ष के लोग होते हैं, वो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे 2 पार्टियां होती हैं जी, उनके नेता जो होते हैं वो बंद कमरे में हंसते हैं, बोलते हैं, मजे से रहते हैं, परंतु ये चीज अगर वोटर के साथ देखा जाए ना, तो वहां दुश्मनी तक मान लेते हैं। अच्छा। ये ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी से, तो अगर मन नहीं मिल रहा है ना, तो वो बोलचाल भी बंद हो जाती है। इस तरह का भी माहौल रहता है गांव देहात में। तो उस समय जब इन दोनों में आमने सामने हो जाते हैं, तो अपनी अपनी पार्टी को लेकर के, अपने अपने विचारों को लेकर के खूब
तनातनी होती है। अच्छा। परंतु ये है कि वो रिपोर्टर की स्मार्टनेस होती है कि उन तनातनी को वो कैमरे तक ही सीमित रखते हैं और उसके बाद हम लोग वहीं पर शांत करके चले उस मामले को फिर आप शांत कर देते हैं। ये क्योंकि वो विचार की उनकी रहती है कि हमारी पार्टी हमारा नेता, हमारी पार्टी हमारा नेता। परंतु कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पर्सनल टॉक भी होने लगती है। तो हम पर्सनल को वहीं रोक देते हैं कि भाई आप डिबेट। जैसे अभी ना मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था किसी एक डिजिटल न्यूज़ पे, तो ना उसमें एक व्यक्ति था, वो कांग्रेस पार्टी का, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा था, ऐसी आम आदमी था, और एक व्यक्ति था जो बीजेपी की तरफ से कुछ बात कर रहा था, वो थोड़ा गरीब सा आदमी था। तो वो आया कांग्रेस वाला और बोलता है कि मतलब इनका ना वही मोबाइल चेक कर लो, ये बिल्कुल एकदम गरीब है, इनके पास कुछ नहीं, इनके अकाउंट में 5,000 रुपये भी मिलेंगे और इनका कच्चे भी फटे हुए होंगे, है ना, और नहीं हुए तो अभी चेक कराओ, मैं इनको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। तो मतलब यहाँ तक बातें आ जाती हैं उन लोगों की भी। यहाँ वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन क्या बोलता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि मैंने इस व्यक्ति का एग्जांपल दिया जो कांग्रेस की तरफ से ऐसी बात कर रहा था, तो ऐसा भी होता है कि ये कि कांग्रेस से इनके कुछ पैसा वैसा आता है इसलिए बोल देते हैं क्या है? नहीं, ये तो विचार होता है। ये विचार आपको कौन पसंद है, मुझे कौन पसंद है, वो तो जनता के लिए ये होता है। क्योंकि वो व्यक्ति इस बात तक आ गया कि भाई मैं 11,000 रुपये दूंगा इसको अगर इसके अकाउंट में इतने पैसे निकल गए। वो केवल कैमरे पे बोल रहा था वो। अच्छा, कैमरे पे 11,000 बोल रहा था देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो कैमरे पे ही अपनी बात करते हैं, उसके बाद वो भी आपस में गले मिलते हैं। अच्छा, हाँ ऐसा होता है, वो नॉर्मली है वो है ना। तो क्योंकि रील और रियल दुनिया में ना फर्क है। रील और रियल में फर्क है। हाँ ये है, रील की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है पर रियल जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो अभी मुझे जहाँ तक पता है कि भाई राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आप राम मंदिर होके आ चुके हैं और आपने वहाँ पे रिपोर्टिंग भी करी है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा वो बना रहे हैं वहाँ पे, क्या चल रहा है? राम मंदिर का तो ऐसा है कि ये इस तरह का प्लान है जो ट्रस्ट का है, वो अभी हम जो देख के आए बहुत बड़े एरिया में राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या को इस तरह का डिज़ाइन किया जा रहा है, ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि वर्ल्ड में पहला एक मंदिर ऐसा होगा जो सबके लिए खुला होगा। अच्छा। और एक बड़ा मैसेज देगा यहाँ से। अच्छा। और जिस तरह का एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या वहाँ का बस स्टैंड हो, वही आधुनिक दुनिया का और वही राम मंदिर और राम की जो नगरी थी उस तरह के ही सारी चीज़ें डिजाइन हो रही हैं और मंदिर बहुत प्यारा और बहुत सुंदर और भव्य बन रहा है। अच्छा? जैसी लोग कल्पना कर रहे थे वैसा ही वो राम मंदिर बन रहा है। अच्छा। और मैं तो ये कहूँगा कि आपके दर्शकों से कि जो भी जिसको भी जैसा भी समय लगे, जब लगे, रामलला के दर्शन करें और दर्शन करके जरूर आए। सबको जी जय श्री राम है इस बात में। और तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है और भी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे तो अयोध्या में और भी विकास होगा, लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगी। एक बात मैं बड़ी बात कहता हूँ कि जिस तरीके से टेलीविजन पे दिखाया गया कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की, परंतु जितने दिन से आज तक अयोध्या पीछे रहा, पिछड़ा, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी नहीं है जी, ना टूरिस्ट था जी। टूरिस्ट के नाम पर वही बहुत कम लोग जाते थे, जब कम जाएंगे तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा जी। आज वहाँ के हिंदू हो या मुसलमान हो, हमने उनसे बात की तो वो सब लोग ये चाहते थे कि यहाँ निर्णय होने के बाद कुछ तो बने। अच्छा, मंदिर बनना है तो मंदिर बने, है ना। तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वो यही कहते थे कि मंदिर है तो मंदिर बने, जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी फास्ट हो, हमें रोजगार मिलेगा। अच्छा। अब क्या है कि पूरा अयोध्या इस तरह का हो जाएगा कि बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी और बहुत अच्छी सुविधाएं होंगी, हर चीज़ों की कनेक्टिविटी होगी। अभी तक वहाँ अगर आप यकीन करेंगे ना तो मंदिर से पहले जो वर्डिक्ट आया था उससे पहले वहाँ होटल बहुत कम होते थे। अच्छा, आश्रम थे और होटल बहुत ही कम होते थे कि बहुत अच्छे होटल हों। आज वहाँ होटलों की लाइन लग चुकी है। अच्छा। और बहुत अच्छे अच्छे होटल बन चुके हैं। तो ये भी तो एक इकोनॉमी का पार्ट है। ये भी एक इकोनॉमी का पार्ट है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो किसी भी बिल्कुल उससे हो, है ना, रिलीजन से हो, तो लोग वहाँ पे सब खुश हैं इस चीज़ को लेके। भैया मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप जगह जगह रिपोर्टिंग करते हैं, आपका काम ये है, तो कभी आपको खुद को खतरा महसूस हुआ है
बहुत ज़्यादा कि यार तो बहुत गड़बड़ हो गया यार, ये तो कुछ ऐसा हो जाए, या आपके किसी नहीं, टीम मेंबर खतरा को? तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जहाँ हम रिपोर्टिंग करते हैं वो अपने ही लोग होते हैं। अच्छा। भाई वो भी तो इंसान ही है, हाँ। तो उनसे क्या खतरा होगा। अच्छा। खतरा होता है जानवरों से। हाँ हाँ। तो कभी आप ना जैसे ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हो और आपको कोई बहुत ही ज्यादा खराब केस लगा हो कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, आपकी कोई आंखों देखी चीज हो, आपको कुछ ऐसा पता है? घटनाएं तो बहुत सारी रहती हैं, और करीब 7-8 साल से आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती है, ऐसी याद तो कम रहती है, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कई वीडियोस ऐसी आती है सामने, वो लगता है कि अचानक से यार 2 सेकंड रह गए होते तो बच जाता। अभी मध्य प्रदेश में हमारी टीम शूट कर गई थी करने के लिए, तो उस समय वहां से वापस आ रहे थे, रैली खत्म हुई, रैली कवर करने के बाद गाड़ी में बैठे वो वापस आ रहे थे, तो एक व्यक्ति ऐसे करके रोड पार कर रहा है। अच्छा। और आगे से ऐसे पीछे से ट्रक आ रहा है, और इधर से हमारी ऑफिस की टीम की गाड़ी है, और अगर वो 1 सेकंड पहले कदम रख देता तो वो ट्रक की चपेट से बच जाता। अच्छा। अचानक से ट्रक के नीचे आ गया, बस 1 सेकंड मतलब 1 कदम की दूरी थी, बस 1 कदम। अगर वो व्यक्ति रोड ना पार करता, समझदार, मतलब अगर समझ के कि ट्रैफिक निकल जाएगा तभी पार करूंगा, अगर वो रुक जाता तो शायद वो बच जाता। इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलता है कई बार जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हो ये सारी चीजें हैं। तो भैया बाकी आते हैं, अभी आपका जो अभी काम चल रहा है रिपोर्टिंग का, न्यूज़ों का, तो अभी कैसा काम चल रहा है? अभी एकदम बढ़िया चल रहा है, और छोटी छोटी प्लानिंग है उनको लेकर के काम कर रहे हैं, और कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश है कि कुछ समाज के लिए अच्छा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। तो लोग जैसे आपको अब मिलते होंगे, आपके पुराने दोस्त है ना, तो कैसा रिएक्शन रहता है उनका? कह रहे हैं सुशील भाई आप तो रिपोर्टर बन गए हैं। पुराना दोस्त हमेशा ऐसे ही रहता है भाई। और भाई क्या हाल है तेरे? सीधा आके चल, उसी मूड में मिलते हैं। नहीं, बदलाव तो होता है ना, कि जैसे पुराने दोस्त होते हैं भाई, एक समय था कि आप साथ में कुछ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब कोई आर्मी में चला गया, कोई कहीं चला गया, है ना। हाँ, उन लोगों के फोन आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं भाई, वो सबसे पहले कहते हैं यार तुम्हारा हमने वीडियो देखा, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये रहता है। उस समय लगता है कि हाँ यार चलो कम से कम हम यहाँ रह करके उन तक पहुंच रहे हैं। एक और मैसेज बताऊंगा मैं कि अभी मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, खतौली, तो मैं वहां की रिपोर्टिंग करने गया था। तो उस दिन जयंत चौधरी वहां पर सभा करने के लिए आए थे। तो मैं वो कवर करके वहां से निकला, और उसके बाद वहाँ एक चौक था, उस जगह कुछ लोग थे। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं जा करके कुछ करता हूँ, मैं रैंडम पब्लिक के जैसे कोई चौराहा है, 2-4 लोग घूमते घामते देख गए तो मैं उनसे शुरू कर देता हूँ, उनसे पूछना। अच्छा। ऐसा कुछ प्लानिंग के साथ कुछ होता नहीं है। तो मैंने वो कवर किया, बड़ी अच्छी वीडियो बनी, और वो वीडियो मेरी काफी अच्छी गई, 2.5-3 मिलियन के आसपास फेसबुक पे, और 4-5 लाख यूट्यूब पे गई थी वो। तो हमीरपुर जिला है यूपी में अपना, तो वहां पे मेरा मित्र वहाँ पोस्टिंग है यूपी पुलिस में। अच्छा। तो उनके सहयोगी थे जो खतौली की थे, खतौली विधानसभा के, वो वीडियो सुन रहे थे। वीडियो सुनते सुनते उसने मेरी मतलब लगा के कुछ देख रहे, तो उन्होंने भी ऐसे देखा, तो बोले कि इसको जानते कौन है? तो बोला कि भाई पत्रकार है, बड़ी बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी रिपोर्टिंग देख तू भी। अच्छा। ऐसे करके दिखाने लगे। अच्छा। थोड़ी उसने सुनी तो बोला अरे ये मेरा मित्र है, बात करवाऊं? तो उसने उठाया फोन, लगा के मेरी से बात करा। बोला यार बहुत अच्छा काम किया यार, बता दे कौन आ रहा है। मैं कहा कि अब तो तख्ता पलट हो रहा है। तो ऐसे एप्रिसिएशन मित्रों से और अपने लोगों से मिलते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी भैया मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को और जो नए लोग हैं जो रिपोर्टिंग में जाना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें एक संदेश दीजिए, है ना। और उनके लिए संदेश केवल एक ये है कि आपको कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ, बिना समय गवाए
उतर जाना है, पीछे नहीं लौटना है। संघर्ष, कठिनाई आएंगी, उनको चुनौतियों को चीरते हुए आपको आगे जाना। बस यही एक सक्सेस की एक सीढ़ी है ये। संघर्ष को अगर आपने हासिल कर लिया लड़के, और आपने किसी चीज को, कहते हैं ना कि जब छोटा बच्चा होता है पिताजी से कुछ चीज मांगता है तो पिताजी नहीं दे रहे होते हैं तो वो लड़के लेता है। तो यही वो जिंदगी है। जब तक आप जिंदगी के साथ लड़ोगे नहीं और जब तक छीनोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो यही एक जिंदगी का सूत्र है। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये था हमारा सुशील भैया के साथ में आज का पॉडकास्ट। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा सब लोग कमेंट करके बताना, और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम जी। राम राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम।